जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का आपके चैनल अध्ययन प्रहरी में स्वागत है। अपने इस चैनल पर हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स की एक श्रृंखला स्टार्ट की है, जिसमें अभी तक आपको पॉलिटी के नोट्स शॉर्ट नोट के रूप में मिल चुके हैं। और अब नेक्स्ट जो सब्जेक्ट हमने लिया है वो हिस्ट्री है। आपने हमारे पॉलिटी के नोट्स को बहुत सराहा, इसके लिए आप लोग का धन्यवाद। और अब हम हिस्ट्री के नोट्स आप लोग को प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि लगभग में 50 से 60 पेज के नोट्स से भी बनेंगे। और अपेक्षा से कम नोट्स बने थे पॉलिटी के, जबकि हमने प्रारंभ में कहा था कि 50 से 60 नोट बनेंगे 60 पेज की, लेकिन वो मात्र 34 पेजों की नोट्स बने थे। और जो यूपीपीसीएस या आरओ आईआरओ की जो क्राइटेरिया जो है, जो एग्ज़ाम में पैटर्न है पूछने का, वो उन 34 पेज से पूरी तरह से पूर्ण हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से हिस्ट्री में आपको 50 से 60 पेज में नोट्स जो मिलेंगे, वो आप पाएंगे कि एग्ज़ाम में आपके सारे क्वेश्चन इन नोट्स से फुलफिल हो जाएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और आज हम लोग हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स तैयार कर रहे हैं। एक बार और आप सभी को बता दें कि यूपीपीसीएस की परीक्षा की तैयारी कराने वाली जो हमारे प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं, उनके द्वारा जो टेस्ट सीरीज़ निकाली जाती हैं, खास करके जो सेक्शनल टेस्ट सीरीज़, उन सेक्शनल टेस्ट सीरीज़ के हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट किया है। और ये शॉर्ट नोट्स उनके द्वारा दिए गए टॉपिक्स तो इसमें इंक्लूड हैं ही, अदर सोर्सेज से हम लोगों ने उसे और गहराई तक पहुंचाने का प्रयास किया है। यदि उस किसी भी टॉपिक से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो और सारे क्वेश्चन उस टॉपिक से आप कर सकें, इसका हमने पूरा प्रयास किया है। तो बढ़ते हैं आगे हम लोग अपने हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स की तरफ। हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स में उस टेस्ट सीरीज में एक पहला प्रश्न लिया गया था, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो हसरत मोहानी। याद रखेंगे, हसरत मोहानी जी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 अत्यंत महत्वपूर्ण यह शासन अधिनियम है, जिसकी छवि आप देख सकते हैं हमारे संविधान में। लगभग 70% जो संविधान का हिस्सा है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया है। तो क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भारत शासन अधिनियम 1935। एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था। किसके द्वारा? 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। यह भारत का अंतिम स्वतंत्रता पूर्व संविधान था। जो मैंने अभी पहले आपसे कहा है कि 1950 में जो भारत का संविधान बना था, वो भारत शासन अधिनियम से मैक्सिमम लिए गए थे इसमें। और ये अंतिम भारत शासन अधिनियम मतलब अंग्रेजों द्वारा जो संविधान बनाए जा रहे थे, ये अंतिम अधिनियम था। इसके बाद भारत आज़ाद हो जाता है और 1950 में हमारा स्वयं का संविधान हमें मिलता है। केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था केंद्र में, और प्रांतों में समाप्त किया गया था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया या प्रांतों से किस अधिनियम के द्वारा हटाया गया। तो याद रखेंगे, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। शक्तियों का विभाजन, जैसे रक्षा, वित्त को संघीय, प्रांतीय और समवर्ती सूचियों में विभाजित किया गया। किसके द्वारा? 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार, दलित वर्गों, महिलाओं और मजदूरों के लिए पृथक निर्वाचिकाएं बनाई गईं। इस अधिनियम द्वारा वर्मा, जो पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, जिसे आज वर्तमान में म्यांमार कहा जाता है, उसे अलग किया गया। नेक्स्ट है, त्रिचिन्नापल्ली से तंजौर तट पर वेदरान्याम तक नमक मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखेंगे, नमक मार्च का
सी राजगोपालचारी ने। यह 13 अप्रैल 1930 से 28 अप्रैल 1930 तक संचालित रहा। गांधी इरविन समझौता, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। गांधी इरविन समझौता, इसके बारे में अक्सर लोग सामान्य डिबेट में चर्चा करते हैं। गांधी इरविन समझौता के बारे में क्या था वो 11 गांधी इरविन समझौता, जिसके तहत गांधी जी ने 11 मांगे रखी थी इरविन के समक्ष, और इरविन उसमें से कुछ एक्सेप्ट किए थे और कुछ उन्होंने दरकिनार कर दिया था इनकी मांगों को। तो यह समझौता 5 मार्च 1931 को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब लंदन में चल रहा था, उसी दौरान गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता के पूर्व गांधी जी और वाइसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। इस समझौते के तहत गांधी जी ने इरविन को 11 मांगे भेजकर अल्टीमेटम दिया था कि अगर आप इन्हें पूरा नहीं करेंगे तो हम लोग अनशन पे जाएंगे। 11 मांगे कौन सी थी? पहला था भूमि कर 50% की कमी कर दी जाए, क्योंकि उस समय जो रेवेन्यू जो जनरेट कर रही थी ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश शासन के तहत, वो 50% से कम कर दिया जाए, जो बढ़ती जा रही थी उनकी इंटरेस्ट। नमक कर तथा सरकार के नमक एकाधिकार की समाप्ति की जाए, क्योंकि हर जगह सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत का एकाधिकार होने जा रहा था। नमक पर जो आधिपत्य हो गया था उसको हटाकर उस एकाधिकार को समाप्त किया जाए। आम जनमानस जो थे, जो व्यापारी थे, वो भी इसका व्यवसाय कर सकें। सैन्य खर्च में 50% की कमी की जाए, क्योंकि उस समय भारतीय जो रेवेन्यू थी उसी के तहत उनके जो सैन्य खर्च थे उनका भी वो निष्पादन कर रहे थे। नागरिक प्रशासन के खर्च में 50% की कमी की जाए, मतलब हर तरह से भारत की रेवेन्यू से ही ब्रिटिश हुकूमत सारे अपने जो भी खर्चे थे, जो भी वेतन था, जो भी चीज़ें थी, वो भारत के ही पैसे से कर रही थी। पूर्ण रूप से शराबबंदी की जाए। राजनीतिक कैदियों की रिहाई की जाए। जैसे हम लोग सुनते हैं अक्सर कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे, लेकिन वो ध्यान नहीं देते हैं कि गांधी जी ने जो 11 मांगे रखी थी उसमें राजनीतिक कैदियों की रिहाई भी की जाए, हिंसा के आरोपियों को छोड़कर। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के सजा में बदलाव किया जाए, ये स्पष्ट किया था यहाँ पे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के सजाओं में बदलाव करके उन्हें मृत्यु दंड से आजीवन कारावास या 20 साल की सजा, ऐसा उन्होंने मांग किया था, जिसे इरविन ने ठुकरा दिया। और आज जो आरोप लगते हैं कि गांधी जी ने भगत सिंह को फांसी से बचाया क्यों नहीं, तो वो इस चीज़ को देखेंगे। ये जो 7वां पॉइंट है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के सजा में गांधी जी ने बदलाव करने की अपील की थी इरविन के समक्ष, किंतु इरविन ने इसे ठुकरा दिया था। सीआईडी गुप्तचर विभाग की समाप्ति की जाए। तटीय नौ परिवहन पर भारतीयों का एकाधिकार किया जाए, भारतीयों का अधिकार किया जाए, जो कि ब्रिटिश हुकूमत अपने कब्जे में ले ली थी। रुपया पाउंड का विनिमय दर जो है उसको कम किया जाए। पाउंड की जो कीमत वैल्यू थी वो बढ़ती जा रही थी, इसलिए रुपया और पाउंड की जो वैल्यू थी उसको बराबर किया जाए। उच्च वेतन पाने वाले सरकारी अधिकारी के वेतन में कटौती की जाए। इस तरह से कुल 11 मांगे गांधी जी ने इरविन के समक्ष रखी थी, जिसमें से इरविन ने ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के को फांसी से बचाने के लिए जो उनकी एक मांग थी उसको इरविन ने ठुकरा दिया था। इरविन ने भगत सिंह की सजा एवं उनके साथियों की सजा को कम करने की मांग को ठुकरा दिया। पुलिस ज्यादतियों की जांच की मांग भी ठुकरा दी। इस दौरान भारत सचिव के पद पर विलियम वेजवुड वेन थे। ये प्रश्न में परीक्षाओं में आपको ये विकल्प के रूप में देता है कि उस दौरान सचिव के पद पर कौन थे, तो विलियम वेजवुड वेन। नेक्स्ट है कैप्टन हॉकिंस।
कैप्टन हॉकिंस के बारे में भी आपको कई बार यूपीपीसीएस के प्री में ये देखा होगा आपने। कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति के लिए भेजा गया था, जो कि हेक्टर नामक जहाज से 24 अगस्त 1608 को भारत आया। अर्थात सूरत में आके वो जहांगीर के दरबार में आया। जहांगीर के दरबार में 16 अप्रैल 1609 को आया वो। जेम्स प्रथम ने उसे भेजा था और उनका पत्र व उपहार लेकर कैप्टन हॉकिंस आया। यह तुर्की भाषा का अच्छा जानकार था। बर्लिन समिति, इसका नाम आगे बदलकर भारतीय स्वतंत्रता समिति कर दिया गया। चेम्पकरमन पिल्लई, वीरेंद्रनाथ चटर्जी और अविनाश भट्टाचार्य इस समिति के लोकप्रिय सदस्य थे। स्थापना 1914-15 जर्मनी में हुई। उद्देश्य समय सेवक और हथियार भेजना। भारत में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध, ब्रिटिश हुकूमत को डराने के लिए, उनके खिलाफ एक मोर्चा खोलने के लिए इस बर्लिन समिति ने समय सेवक और हथियार भेजने का कार्य किया था। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड। 16 अप्रैल 1919, ध्यान रखेंगे 16 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था, जब निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई गई। क्यों हुआ था ये? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में लोग इकट्ठा हुए थे। रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, जिसे कहा जाता है बिना दलील बिना वकील। 10 अप्रैल को हुई गोलाबारी के विरोध में मुख्य आरोपी जनरल रेजिनाल्ड डायर, जिसने जो तत्कालीन समय में उस अंग्रेजी फोर्स का अधिकारी था, जिसने ऑर्डर दिया कि निहत्थे पर गोली चलाया जाए, गोली चलाने का आदेश दिया। जबकि उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर, ये परीक्षा में कई बार कंफ्यूज करता है कि माइकल ओ डायर ने दिया था हमला करने के लिए या जनरल रेजिनाल्ड डायर ने। तो याद रखेंगे, जो उस समय गोलियों की जो फायरिंग हो रही थी, उस समय जनरल रेजिनाल्ड डायर उस समय मौजूद था। मतलब जो सर्वोच्च अधिकारी था वहाँ की जो प्लाटून थी उनका। लेकिन उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब का जो था, गवर्नर माइकल ओ डायर था, यानी जनरल से ऊपर गवर्नर माइकल ओ डायर। इसी को उधम सिंह ने जाके लंदन में मारा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। 10 मिनट में कुल 1650 गोलियां चलाई गई थी। इसकी जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया। इसमें 4 ब्रिटिश और 3 भारतीय, सर चिमनलाल बजाज, पंडित जगत नारायण और सर सुल्तान अहमद, ये 3 भारतीय थे। कुल 7 सदस्य। 1920 में रिपोर्ट सौंपी गई और जनरल ओ डायर के कार्यों की निंदा की गई, पर कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की गई। ध्यान देंगे, कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की गई। तो जलियांवाला बाग कांड से आपके प्रश्न, जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैक्सिमम प्रश्न आपको यहाँ सॉल्व होते हुए देख रहे हैं। जैसे क्यों हुआ था वो? बैसाखी का दिन था, रॉलेट एक्ट का विरोध चल रहा था। मुख्य आरोपी कौन था? जनरल रेजिनाल्ड डायर, जो उस समय घटनास्थल पे मौजूद था। किसके कहने पे जनरल रेजिनाल्ड डायर ने किया था? माइकल ओ डायर के कहने पर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी। जी हाँ। इसकी जांच के लिए कौन सी कमेटी गठित हुई थी? हंटर कमेटी। इसमें कितने सदस्य थे? कुल 7 सदस्य थे। अब ये पूछ लेगा कि सर चिमनलाल, पंडित जगत नारायण, सर सुल्तान अहमद में से कौन उस समिति में शामिल नहीं था? तो याद रखेंगे चिमनलाल, जगत नारायण और सुल्तान अहमद, ये 3 भारतीय सदस्य थे, अन्य 4 ब्रिटिश सदस्य थे। अब आगे बढ़ेंगे।
खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों द्वारा राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन दिया गया था, जिसे कहते हैं खिलाफत आंदोलन। उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा के पद और ऑटोमन साम्राज्य की अखंडता की रक्षा करना। ऑटोमन साम्राज्य को जानते होंगे, 12वीं शताब्दी में जब ऑटोमन साम्राज्य का उदय हुआ था, 13वीं शताब्दी आते आते, मतलब आप यूं कह सकते हैं कि अगर हम एक इसका मैप बनाएं तो हमारा एशिया, यहाँ यूरोप, यहाँ अफ्रीका, इस जगह पर ऑटोमन साम्राज्य था। अर्थात कुछ अफ्रीका के देश, कुछ एशिया के, कुछ यूरोप के। इसमें बुल्गारिया, फिलिस्तीन, रोमानिया और ऐसे 8-10 देश थे। हमारा आज वर्तमान जो तुर्की हो गया है, तो इन देशों के को लेकर एक ऑटोमन साम्राज्य बना था, जो उसी की अखंडता को रक्षा करना खिलाफत आंदोलन का एक उद्देश्य था। नेतृत्व किसने किया था? अली बंधु और शौकत मोहम्मद अली। शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दो बंधु थे, और इनका साथ आगे चल के इस नेतृत्व में महात्मा गांधी जी भी जुड़ गए थे। बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग, अप्रैल 1916। अब बाल गंगाधर तिलक का भी एक होम रूल लीग था और एक एनी बेसेंट का भी था। क्षेत्राधिकार कहाँ था बाल गंगाधर तिलक का? महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत, बरार और शेष भारत में। ध्यान देंगे, शेष भारत में एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी वो सक्रिय थी। अर्थात इस लीग ने, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने अपना अलग अलग लीग बना लिया था और संपूर्ण भारत में प्रचार प्रसार करने में सहजता हुई थी। और इनका मुख्यालय कहाँ था? पुणे में। जोसेफ बैप्टिस्टा इसके अध्यक्ष थे और एनसी केलकर सचिव थे। ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे या सचिव कौन थे। तिलक ने अपने पत्र मराठा, जो कि अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी, केसरी, जो मराठी भाषा में प्रकाशित होती, के माध्यम से स्वशासन के विचार, मतलब स्वयं का शासन का विचार प्रसारित किया और प्रसिद्ध नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये काफी ऐतिहासिक नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। प्रमुख मांगें क्या थीं? भारत के लिए स्वराज्य, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन। आगे चल के 1953 में आंध्र प्रदेश के रूप में पहला भाषाई आधार पे वर्गीकृत राज्य बना। 1921 में इस लीग का नाम स्वराज सभा कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट हुआ, 1921 में आगे चल के इसी का स्वराज सभा कर दिया गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग से संबंधित सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं। मैं एक बात और कहूँगा आपको, अच्छे अच्छे टीचर हैं, अपने अपने माध्यम से अपने अपने कंटेंट यूट्यूब पे डालते हैं, पढ़ाते हैं। मेरा बहुत ही साधारण कंटेंट है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि गुणवत्ता के आधार पर हमारे कंटेंट बहुत ही प्रभावशाली हैं। हम इसमें बहुत ज़्यादा पावर पॉइंट का या बहुत इसको डेकोरेट नहीं किए हैं, लेकिन मानिए इस चीज़ को कि आपके सारे प्रश्न, सारे कन्फ्यूजन यहाँ से दूर होंगे। तो बहुत ही लाइमलाइट में न रह के आप सिंपल वे में भी नोट से हमारे तैयारी कर सकते हैं, अगर आप आश्वस्त होते हैं तो। आगे बढ़ेंगे। रैयतबाड़ी भू राजस्व प्रणाली। इस प्रणाली के तहत भूमि का मालिक रैयत, अर्थात भूमि का जो मालिक था उसे रैयत से सरकार सीधे कर वसूलती थी। किससे? जो मालिक हुआ करता था उसे सीधे कर वसूल लेती थी।
कोई बिचौलिया या जमींदार इसमें नहीं होता था, अर्थात जो काश्तकार होते थे, ज़मीनों के मालिक होते थे, छोटे मालिक हों या बड़े ज़मीनों के मालिक हों, उनसे यहाँ वहाँ तत्कालीन सरकार जो थी, जो भी कर वसूलना था वो सीधे वसूल लेती थी। किसी बिचौलिए या जमींदार की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती थी उस समय। कर की दर क्या थी? शुष्क भूमि, अर्थात जो भूमि सूखी रहती है, जहाँ पानी कम लगते हैं, वहाँ 50% और आर्द्र भूमि पर 60% तक कर। शुष्क भूमि में जहाँ मतलब पानी सूखा पड़ जाए, और आर्द्र भूमि में अर्थात जहाँ पे पानी की पूर्ति होती थी, जहाँ फसल ज़्यादा उत्पादन होता था, वहाँ 60%। सूर्यास्त का नियम भी एक लागू किया गया था, अर्थात तय समय के सूर्यास्त तक कर चुकाना ही होता था, ये बाध्यता थी, अन्यथा भूमि जब्त कर ली जाती थी। ये बहुत ही कड़ा नियम था रैयतवाड़ी भू राजस्व प्रणाली के तहत, कि अगर सूर्य आपने प्रॉमिस किया है कि दिन फला तारीख को कर चुकाएंगे, अगर सूर्य ढलने तक अगर आपने नहीं चुकाया तो वो भूमि जब्त कर ली जाती थी उस समय की सरकार द्वारा। कर्नल रीड और थॉमस मुनरो ने ये शुरू किया था। 1820 के दशक में मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में लागू हुई। प्रभाव क्या पड़े इसके? किसानों पर बोझ बढ़ता गया, साहूकारों का बढ़ता प्रभाव और शोषण का प्रतिशत बढ़ने लगा। कैसर-ए-हिंद उपाधि सबसे पहले 1877 में दिल्ली दरबार जब आयोजित किया गया था, तो महारानी विक्टोरिया को ये प्रदान किया गया था कैसर-ए-हिंद। जैसे आज के समय भारत रत्न कहा जाता है, उस समय में कैसर-ए-हिंद भारत की सबसे बड़ी मानद उपाधि हुआ करती थी। ये उपाधि महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार से भी मिली थी। सरोजिनी नायडू ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय विरोध में लौटा दिया। अब कैसर-ए-हिंद से आपको कई प्रश्न क्लियर हो जाएंगे, जैसे महारानी विक्टोरिया को कब दिया गया? 1877 में। महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार से मिली थी। सरोजिनी नायडू ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि कब लौटा दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड द्वारा के समय। हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, ये काफ़ी महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, जिन्होंने कम उम्र में ही बहुत उपलब्धियां हासिल की थी। हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, इन्हें आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रीय कवि माना जाता है। इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किया 1828 में। कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में सहायक प्रधानाध्यापक थे। ईस्ट इंडिया नामक दैनिक पत्र का संपादन किया। देशभक्ति कविता भारत के लिए मेरी जन्मभूमि और जगीरा का फकीर, इन्होंने ही प्रकाशित कराया। आगे देखेंगे, विधवा विवाह संघ की स्थापना कब हुआ? 1861 में। दैनिक समाचार पत्र इंदु प्रकाश का संपादन महादेव गोविंद रानडे ने किया था। इंदु प्रकाश का संपादन महादेव गोविंद रानडे। पूना सार्वजनिक सभा 1870 किसने किया था? ये परीक्षाओं में कई बार मिलान में आपको देखने को मिला होगा। एम.जी. गोविंद रानडे, जी.वी. जोशी और एस.एच. चिपुलकर, इन 3 लोगों ने पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किया था 1870 में। इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूना सार्वजनिक सभा। आगे बढ़ेंगे, आज़ाद हिंद फौज 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने और 1943 में सुभाष चंद्र बोस इससे जुड़ गए थे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया। दिल्ली चलो, इसी के दौरान नारा दिया गया और जय हिंद के उद्घोष किया गया। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चले मुकदमा कहाँ चले थे? लाल किला मुकदमा के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, वो आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के विरुद्ध ही चलाए गए थे। लाल किला मुकदमा किसके विरुद्ध चलाए गए थे? तो याद रखेंगे, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के विरुद्ध।
मार्तंड वर्मा कौन थे? 1706 से 1758 तक इनका समय रहा। यह त्रावणकोर, केरल, जो आज का केरल है, त्रावणकोर के राजा थे। इन्होंने यूरोपीय सेना डचों को समुद्र में हराया था। अत्यंत ही महत्वाकांक्षी राजा हुआ करते थे उस समय। इन्होंने डचों की जो सेना थी उसको समुद्र में ही, यानी इनकी जो नेवी थी काफ़ी प्रभावशाली थी। इन्होंने केरल से डचों को पूर्णतः हटा दिया था, भगा दिया था, समाप्त कर दिया था। आगे बढ़ेंगे। केसरी पत्रिका मराठी समाचार पत्र था ये। केसरी पत्रिका किसने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। और कब? 1881 में। आगे बढ़ेंगे। तिलक ने इसके साथ ही मराठा नामक एक अखबार शुरू किया था। मराठा और केसरी किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। युगांतर, वरिंद्र घोष प्लस अरविंद घोष ने युगांतर का संपादन किया। और भूपेंद्र नाथ दत्त, हेमचंद्र कानूगो आदि इसमें शामिल थे। उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश राज्य की निंदा करना, अर्थात ब्रिटिश राज्य की किसी तरह से उसकी निंदा करना और विदेशी जो मीडिया थी उनके कानों तक इस बात को पहुंचाना। जो 1906 में यह साप्ताहिक पत्रिका शुरू हुई थी। 1906 में कौन सी? युगांतर। कौन कौन थे? वरिंद्र घोष और अरविंद घोष। वंदे मातरम किसके द्वारा? पुनः अरविंद घोष। एक अंग्रेजी समाचार पत्र था जो कलकत्ता में प्रकाशित होता था। वंदे मातरम कलकत्ता में प्रकाशित होता था और अरविंद घोष के द्वारा। वंदे मातरम एक और पत्रिका थी जो उर्दू के रूप में थी। ये लाहौर से प्रकाशित होती थी। स्थापना किसने किया था? लाला लाजपत राय। सावित्रीबाई फूले एक ऐतिहासिक महिला जो कि भारत की प्रथम शिक्षिका के रूप में जानी जाती हैं। सावित्रीबाई फूले 1852 में इन्होंने महिला सेवा मंडल की शुरुआत किया था। कब? 1852 में। काव्या फूले 1854। काशी सुबोध रत्नाकर 1842 में प्रकाशन किया। बाल हत्या पर रोक लगाने का उद्घोष अपने ही घर से प्रारंभ किया। 1873 में ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर सत्य शोधक समाज, परीक्षा में कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, सत्य शोधक समाज का संबंध किससे है? क्रोनोलॉजी सेट करने में देता है अक्सर। ये कब हुआ था? 1873 में। 1852 में महिला सेवा मंडल, काव्या फूले 1854, रत्नाकर 1842। इन्हीं के साथ ज्योतिबा फूले को हम क्यों न पढ़ें, क्यों भूल जाएंगे इनको? तो याद रखेंगे 1873 में सत्य शोधक समाज, 1848 में लड़कियों के लिए स्कूल का प्रबंध खोलने का प्रबंध किया और 1888 में महात्मा की उपाधि मिली इन्हें। गुलामगिरी, संत काव्या असुड, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तकें लिखी थी इन्होंने। तो इनकी आप पुस्तकों को जरूर याद रखेंगे। सत्य शोधक समाज 1873 और गुलामगिरी, सत काव्या असुड, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तकें। सहायक संधि किसके द्वारा, किसके समय में? बेल्जली, लॉर्ड बेल्जली के समय में, जिनका कार्यकाल था 1798 से 1805। यह 1898 में प्रारंभ हुआ था सहायक संधि। अंग्रेज अपनी सहयोगियों के यहाँ अपनी सैनिक टुकड़ी तैनात करेंगे। इसी का आधुनिक रूप आप देखते होंगे कि आज भी विभिन्न देशों की जो फोर्सेस हैं वो विभिन्न दूसरे देशों में तैनात होती। जैसे अभी कुछ समय पहले तक भारत की फोर्स मालदीव में तैनात थी, जिसे जो वर्तमान सरकार है मालदीव की उन्होंने हटा दिया था। अमेरिकन फोर्स बहुत सारे देशों में डिप्लॉय है, जैसे सीरिया में, अफगानिस्तान में थी वर्षों तक, अब चली गई है। उसी तरह बेल्जली ने भी सहायक संधि प्रारंभ किया था, जिसके तहत अपने सहयोगी, अंग्रेजों के सहयोगियों, जो सहयोगी राज्य थे, नवाब थे, राजा थे,
उनके यहाँ ये उपलब्ध कराई जाती थी फोर्स। अंग्रेजों की अनुमति के बगैर सहयोगी राज्य कोई संधि नहीं कर सकते हैं किसी भी अन्य राज्य से, ये एक बड़ी शर्त थी। खर्च सहयोगी करेंगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट था कि जो भी फोर्स पे खर्च आएगा, रेवेन्यू जो खर्च होगा वो राजा या संबंधित शासक उसको वहन करेंगे। शासक किसी अन्य यूरोपीय शक्ति से हाथ नहीं मिला सकते थे या भारत के शासक से बिना कंपनी की अनुमति से समझौता नहीं कर सकते थे। यानी कुल रूप से सहायक संधि के तहत वेलेज़ली ने भारतीय शासकों को बांध दिया था। हर रियासत में एक ब्रिटिश अधिकारी नियुक्त किया गया जो रेजिडेंट के पद पर नियुक्त हुआ। अब इसमें देखेंगे आप प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता कौन कौन थे। हैदराबादी निज़ाम 1798, मैसूर के राजा ने 1799, तंजौर 1801, पेशवा 1802, सिंधिया 1803। इसी तरह से कई राज्यों ने सहायक संधि स्वीकार की थी। 1857 का विद्रोह। एनफील्ड राइफलों में गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी का ऐसा कहा गया कि इनफील्ड राइफलों में इनकी चर्बियों का प्रयोग किया जा रहा है, जो डलहौजी के व्यवगत सिद्धांत के कारण था। अर्थात लॉर्ड डलहौजी का जो व्यवगत सिद्धांत था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में जानते होंगे, उसके तहत ऐसी खबर आई कि इनफील्ड राइफलों में गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे जो भारतीय फोर्सेस जवान थे उन्होंने इसका विरोध किया और मेरठ में 10 मई 1857 से एक युद्ध प्रारंभ कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। रॉलेट एक्ट, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था रॉलेट एक्ट, बिना दलील बिना वकील। यह कानून सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर बनाया गया था 19 मार्च 1919 में। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। इस कानून के विरोध में गांधी जी ने भारत में अपना प्रथम अखिल भारतीय सत्याग्रह प्रारंभ किया था। बिना दलील बिना वकील, इस कानून के तहत बिना अदालत के में पेश किए मुकदमा चलाया जा सकता था, जो कि अत्यंत ही क्रूर निर्णय था ब्रिटिश हुकूमत का। मुकदमा भी चलाया जा सकता था और हिरासत में लिया जा सकता था। इसके तहत रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल के रूप में प्रारंभ किया। अर्थात अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट बनाया और गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह नाम से एक हड़ताल प्रारंभ कर दिया। इसी एक्ट में विरोध में जलियांवाला बाग में भीड़ इकट्ठा हुई थी बैसाखी के दिन। याद रखेंगे आप लोग, बैसाखी के दिन इसी एक्ट का विरोध हो रहा था, जब निहत्थे बेगुनाह भारतीयों पर अंग्रेजों ने गोलियां बरसा दी थी। भारत में राष्ट्रवादी आंदोलनों पर लगाम लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यह एक्ट लागू किया था। यानी जो भी भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे थे, क्रांतिकारी द्वारा भारत को आज़ाद कराने के लिए अग्रसर हो रहे थे, उनको विराम लगाने के लिए ये ब्रिटिश हुकूमत ने यह एक्ट पास किया था, रॉलेट एक्ट। लॉर्ड कॉर्नवालिस, अंग्रेजी हुकूमत के दौरान विभिन्न वायसराय गवर्नर आए, जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस एक अत्यंत महत्वपूर्ण गवर्नर थे, जिनका कार्यकाल 1786 से 1793 तक रहा, अर्थात कुल 7 वर्षों तक। वह अमेरिकी क्रांति के समय ब्रिटिश सेना में थे। इसका उन्हें फ़ायदा मिला था, उनको इनाम मिला था और भारत में उन्हें भेजा गया था। इन्हीं के समय बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, जिसके बाद अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी फौज, अंग्रेजी कंपनियां भारत में अपना पैर जमाने लगी। इन्हीं के समय में बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया। लेकिन कुछ सुधार भी इन्होंने किया था, जैसे भू राजस्व सुधार, जिसे स्थायी बंदोबस्त के नाम से हम लोग जानते हैं। 1793 में कहाँ, बंगाल, उड़ीसा और बिहार में लागू किया गया। इसी के तहत जमींदारों को मालिक बनाना, ताकि ये किसानों से लगान वसूल
कर सरकार को 89% तक राजस्व चुका सकें। प्रशासनिक सुधार भी हुए। सिविल सेवा परीक्षाओं का भी प्रारंभ हुआ ताकि इसके तहत योग्यता के आधार पर भर्ती की जाने लगी। कोई घूस नहीं चलता था। इस एक्ट के बाद तहत जिसकी योग्यता रहती थी वो उस पद पे जा सकता था। आगे पढ़ेंगे। जिससे प्रशासनिक व्यवस्था का यूरोपीकरण हो सके। आज जो हमारे जो सिस्टम है हमारा जो है एग्ज़ाम कराने का, नौकरियों पे जाने का, वो उन्हीं के द्वारा तय किया गया था जो आज भी चल रहा है। पुलिस सुधार। इन्हें पुलिस व्यवस्था का जनक कहा जाता है। किसे? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इन्होंने जिला पुलिस का पुनर्गठन किया था, जिसे आज सिविल पुलिस कहते हैं हम लोग। जमींदारों की शक्तियां छीनी गई। उनकी जमींदारों की जो शोषण करने की नीति थी उनकी शक्तियों को छीन लिया गया। न्यायिक सुधार कौन से हुए? कॉर्नवालिस कोड जिसे कहा जाता है 1793 में। शक्तियों का पृथक्करण किया गया, अर्थात शक्तियों को बांटा गया, डिसेंट्रलाइज किया गया उसे। कलेक्टर का पद बनाया गया। अदालतें जो थीं जिला अदालतों को समाप्त कर बंगाल में 3, बिहार में 1, अर्थात कुल 4 सर्किट वाली अदालतें बनाई गईं। वाणिज्यिक सुधार। व्यापार बोर्ड का पुनर्गठन, सदस्यों की संख्या 11 से घटाकर 5 की गई और ठेकेदारों की समाप्ति की गई। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसे हम लोग कल पढ़ेंगे, अभी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। हम नहीं चाहते हैं कि बीच में छोड़ना, क्योंकि इसके बाद लखनऊ अधिवेशन भी पढ़ना है आपको, उत्तर प्रदेश सभा, अवध किसान सभा, असहयोग आंदोलन, HSRA अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर में 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रारंभ करेंगे पढ़ना। ठीक है, इस तरह से हमने आज अपने इतिहास को प्रारंभ किया था और लगभग 10 से 15 टॉपिक्स को पढ़ा जो अत्यंत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, और संभावित है कि आगामी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा इन प्रश्नों को। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और हाँ, एक चीज़ और कहेंगे, आप भव्य डेकोरेटेड चैनलों की तरफ ज़्यादा रुझान करते हैं, एक मानव का स्वभाव है। आपको हमारी क्लासेस बहुत सिंपल लगती होंगी, हाथ से बनाए गए नोट्स हैं, लेकिन ये मैं आपको पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमारे नोट्स बहुत ही बेहतर हैं। आप इस बार आजमा के देखिएगा। इस बार जो परीक्षाएं होंगी, आप जो भी सोर्स आजमा रहे हो पढ़ते रहिए उसे, लेकिन हमारे जो नोट्स होंगे मैक्सिमम 200 पेज के नोट्स होंगे, जिसे आप 3 से 4 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। आप इसे पढ़ के देखिएगा, क्या कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा, जिसका फल आपको परीक्षा में मिलेगा। और ज़्यादा बातें न करके, जय हिंद, वंदे मातरम।